नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश कश्यप है। विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको सीजीटेट 2022 के कुछ क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो आप अभी 18 सितंबर को सीजीटेट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन काम आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि 49 की घात n प्लस 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 49 की घात n बराबर 7 की घात 2021 हो तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो 49 की घात n है, ठीक है, 7 बार है, समान संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणी 49 की घात n बराबर 7 की घात 2021। ठीक है, अब देखो ये जो 49 है ये किस संख्या का वर्ग है। 49 जो है 7 का वर्ग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की घात 2n बराबर 7 की घात 2021। ठीक है, अब देखो ये दोनों संख्या का आधार समान है और आपस में गुणा है, तो क्या होता है, घात जो है गुणा होता है तो जुड़ जाता है, आधार समान हो। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ घात 1 है। ठीक है, तो आधार समान हो, जैसे इसलिए होता है कि पूरी a की घात n हो तब m प्लस n, ये इसका फार्मूला होता है। आधार समान हो और आपस में गुणा हो तो घात जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 7 घात जुड़ेगा तो 2n प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7 की घात 2021। ठीक है, अब यहाँ देखो आधार समान है, दोनों का आधार समान है 7, तो घात समान होता है जब आधार समान हो। ठीक है, आधार समान हो तो घात समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आधार दोनों का साथ साथ समान है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2n प्लस 1 बराबर 2021। ठीक है, अब एक उस साइड जाएगा तो पक्षान उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगी, है ना, तो माइनस होगा 2021 में, माइनस होगा तो हो जाएगा 2020। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा, 2 से क्या है 2020 तो भाग जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1010, 2 से कटेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको इसको इसमें सॉल्व करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, 27 की घात m बराबर 81 की घात n तब n स्क्वायर अनुपात mn का मान कितना होगा। ठीक है, ये चीज देखो हम इसमें देखते हैं 27 है, हम इसको लिख सकते हैं कि 3 का घात 3 लिख सकते हैं 27 को। ठीक है, ये हो जाएगा, और 81 को हम 3 का घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 81 को हम लिखते हैं 3 के घात 4। अब हम कोष्टक हटाते हैं, ये हो जाएगा आपस में पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n। अब देखो सेम इसमें भी हो रहा है, दोनों का आधार समान है 3, तो आधार समान है तो घात समान होगा, इसलिए 3m बराबर हो जाएगा 4n। अब हम इसमें जो अचर वाला संख्या उसको एक साइड और बिना अचर वाले को एक साइड, जैसे m और n को हम ले आते हैं एक साइड, इधर पक्षांतर कर देंगे तो n आ जाएगा इधर, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, और 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। अब जैसे संख्या ऐसे अनुपात में हो तो जो जिसके सामने होता है वो उसका वैल्यू होता है, m का वैल्यू हो जाएगा 4 और n का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि m स्क्वायर अनुपात n का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, m का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, m का वैल्यू 4 है और n का वैल्यू 3, आपस में पूरा हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर बराबर हो जाता है 16, और ये हो जाएगा 4 के 12। ठीक है, अब इसको हम कटाते हैं तो 4 से कटाते हैं, 4 के 12 और 4 के 16, ये अनुपात हो जाएगा 4/3। आपस में तो कटेगा नहीं, ये आंसर हो जाएगा 4/3। देखते हैं ऑप्शन में कहां पे है, ये बी ऑप्शन में। ठीक है, आप इसको इसमें समझ ले सकते हैं। सर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है,
यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है, तब उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या योग प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन ये दिया है, 4 ऑप्शन। एक संख्या मान लेते हैं हम लोग, संख्या x है, ठीक है, संख्या को हम लोग मान लिए x। अब संख्या व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाता है, उसका उलटफेर हो जाता है। जो संख्या गुणा में है मतलब भाग, वो हो जाएगा x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, मतलब 1 के नीचे भाग के रूप में चला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा उसका व्युत्क्रम x का। देखिए एक संख्या x एवं उसके व्युत्क्रम 1/x को जोड़ने पर 6 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 6 हो जाता है, इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1। तब उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या योग प्राप्त होगा। संख्या का वर्ग 100 हो जाएगा, ठीक है, उसके व्युत्क्रम का वर्ग तो 1/x², इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, इसी को निकालना है। ठीक है, मान निकालना है इसका। अब देखो इक्वेशन 1 है, उसका हम लोग वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का अगर वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा x प्लस 1/x² बटा 6 के घात स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बीजगणित का एक फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये बीजगणित का फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखो इसमें क्या है, a की जगह में x है और b की जगह में क्या है 1/x है। तो a की जगह में x रख देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह में रख देंगे हम लोग 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 2ab। a की जगह में x है, b की जगह में है 1/x। ठीक है, अब इधर 6 का स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा ये वाला। 6 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 36। ठीक है, अब देखो x कट जाएगा। ठीक, अब क्या बचा, x² प्लस 1/x² बराबर 2 बचा है, 2 बराबर उस साइड है 36। अब ये 2 जब उधर जाएगा पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो 1/x जब 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 2 माइनस होगा तो 34। ठीक है, देखो यही पूछा था क्वेश्चन में, x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर है 34। ये ऑप्शन नंबर इसमें दिया है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपया हो। ठीक है, ये ऑप्शन दिया है। देखो प्रतिशत में क्या होता है, अगर लाभ बोल रहा है, ठीक है, 5% लाभ, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि 100, अगर लाभ बोलता है तो 100 में हम उसको जोड़ते हैं। 5% लाभ हो रहा है, उसका मतलब ये है कि वो 105% है, और 5% हानि हो रहा है, हानि होता है तो उसको हम लोग प्रतिशत में 100 से माइनस करते हैं। तो 5% हानि मतलब ये हो जाएगा कि 95%। ठीक है, तो उस वक्त देखते हैं जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% लाभ पर बेचना है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रय मूल्य का 105%, क्रय मूल्य का 105%, तब जाके इसमें अपने को 5% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक, और 5% हानि पर बोल रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा क्रय मूल्य का 95%, क्रय मूल्य का 95%। इसका मतलब ये 5% हानि पर बेच रहा है, और दोनों का अंतर, जैसे 5% लाभ पर तथा 5% हानि पर बेचे जाने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 60 रुपया, मतलब दोनों का अंतर दिया है 60 रुपया। अगर हम उसको 105% लाभ पर बेचते हैं और 5% हानि पर बेचते हैं, तो दोनों का जो अंतर है वो हो गया 60 रुपया। ठीक है, अब देखो ये विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य अगर हम 105% करते हैं तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, इसमें हम लोग क्रय मूल्य का 95% करते हैं तो ये 5% हानि पर उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है,
इसमें देखो क्रैम मूल्य दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कॉमन। एक सौ 5% माइनस 95% बराबर हो जाएगा 7। ठीक है, क्रैम मूल्य 105 में से 95 माइनस होगा कितना हो जाएगा 10% बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, देखो क्रैम मूल्य गुणित 10% है। प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाता है बटा 100 हो जाता है। प्रतिशत को हटाएंगे तो हम लोग लिखेंगे बटा 100 बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखो ये जीरो कट जाएगा और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा हो जाएगा 10 उसके साथ गुणा हो जाएगा 60 गुणित 10 बराबर हो जाएगा 600। तो क्रैम मूल्य क्या आएगा 600 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 95 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। ठीक है, देखो सबसे बड़ी संख्या बोल रहे हैं मतलब बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहे हैं मतलब क्या ज्ञात करते हैं HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF उसका महत्तम समापवर्तन ज्ञात करते हैं। ठीक है, और क्या दिया है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। जब शेषफल समान बोले तो हम लोग संख्या को आपस में माइनस करते हैं। ठीक है, तो जैसे 91 माइनस 43। ठीक है, 91 माइनस 43 किए 183 से फिर सेकेंड 183 माइनस 91। ठीक है, अब इससे कटा देते हैं 183 माइनस 43। ठीक, देखो 91 माइनस 43 करेंगे तो क्या आएगा 3 में से 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 9 92 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 140। ठीक है, अब संख्या को आपस में माइनस करने के बाद जो संख्या आता है 48, 92, 140 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका महत्तम समापवर्तन निकालेंगे 48, 92, 140 का 48, 92, 140 का HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम इसका HCF भाग विधि से ज्ञात करते हैं 140 भाग विधि से ज्ञात करते हैं इसका HCF। तो HCF में क्या होता है हम उस संख्या से भाग देते हैं जिसमें सभी संख्या कॉमन संख्या से भाग चला जाए। जैसे जो कॉमन संख्या इसमें क्या है 2 से भाग करके देते हैं, 2 से सभी संख्या भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये अब देखो फिर 2 से भाग करते हैं, 2 से फिर चला जाएगा ये सारी संख्या एक साथ, तो 2 1 2, 2 के 23 से चला जाएगा, 70 चला जाएगा 35 से। ठीक है, अब देखो ऐसे कि कॉमन संख्या से तीनों संख्या एक साथ भाग जाएगा क्या तो नहीं जाएगा, तीनों किसी एक संख्या कॉमन संख्या से नहीं जाएगा। तो देखो 2 संख्या से भाग गया तो HCF मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये 2 संख्या से भाग गया 2 × 2 तो इसका HCF हो जाएगा, आपस में गुणा कर देते हैं उसका 2 दूने 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या जो 43, 91, 143 को विभाजित करे वो 4 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दिया है पहला। 6वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने घन बनाए जाते हैं। ठीक है, घनाभ क्या होता है जो देखो आयत क्या होता है जिसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है उसको बोलते हैं आयत। ठीक है, ये आयत है, इसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। और वर्ग जो होता है इसमें क्या होता है चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें चारों भुजा बराबर होता है। आयत से ही घनाभ बनता है। अगर इसको हम लोग आयत को 6 आयत को मिलाया जाए, ठीक है 6 आयत को ऐसे मिलाएंगे तो ये बन जाता है घनाभ, और 6 अगर वर्ग को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा घन। ठीक है, घन के सारे भुजा बराबर होते हैं। देखो अगर हम अगर घनाभ को आयतन क्या होता है जो 3 डायमेंशनल जो
आकृति होता है वो जितना स्थान घेरता है उसको हम उसका आयतन बोलते हैं। तो आयतन इसका चेंज नहीं होगा। अगर हम घनाभ को अगर घन बनाते हैं तब भी उसका आयतन समान रहेगा, ठीक है, आयतन चेंज नहीं होता है। तो हम देखते हैं आयतन, देखते हैं, ठीक है। आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है, ठीक है। तो देखो इसमें जो विमा दिया है हम उसको एक को लंबाई मान लेते हैं, एक को चौड़ाई, एक को ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है। तो लंबाई हम लोग मान लें 24 सेंटीमीटर, ठीक, चौड़ाई मान लिए 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान ली हम लोग 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा घनाभ का आयतन, ठीक। अब देखते हैं हम घन का आयतन क्या होगा। अगर हम उसको 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में बनाए तो उसका आयतन क्या होगा ये देखते हैं। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा के घात 3 होता है, ठीक है, भुजा का घात 3, ठीक है। देखो इसमें एक ही भुजा होता है, मतलब सारे भुजा समान होते हैं। इसमें भुजा कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 के घात 3 कर लेंगे तो ठीक है, अभी कटाते नहीं है। 3 के घात 3 बराबर हो जाएगा 27, ठीक है। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखो आयतन समान होता है, चाहे घनाभ को अगर हम घन भी बनाए तब भी आयतन समान होगा। तो हम इसको घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन में हम घन के आयतन को भाग दे देंगे। घनाभ के आयतन में अगर हम घन के आयतन को भाग देंगे तो इससे पता चलेगा कि घनों की संख्या पता चल जाएगा कि कितने घन बन सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या है 24 गुणित 9 गुणित 8 और घन का आयतन क्या है 27, ठीक। अब इसको आपस में कटा देते हैं। 9 से कट जाएगा 3 बार में, 9 के 27, फिर 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ 8 गुणित 8 बराबर 64, ये हो जाएगा आंसर। मतलब हम उसको 64 छोटे छोटे घनों में बांट सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा ऑप्शन। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहेंगे। और अगर आपको किसी एग्जाम के बारे में अगर मैथ्स का कुछ क्वेश्चन अगर जानना होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।